हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का आंचल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश, जो कि यूपी लेखपाल 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाता है, तो जो कि 25 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले ये बता देने वाले हैं कि 2025 जो लेखपाल की भर्ती आनी है वो उसका जो अधियाचन है वो मंजूर कर लिया गया। आप सभी तक ये खबर पहुँच चुकी होगी। तो जो कि यूपी पेट 2023 से होनी है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि यूपी पेट में जो उसके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कम से कम उसके होने चाहिए 29। यानी अगर 29 मार्क्स के आसपास उसके अगर बन रहे हैं यूपी पेट 2023 में, तो उसे यूपी लेखपाल 2025 की तैयारी करनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 29 मार्क्स के अगर आसपास हैं तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए लेखपाल की, क्योंकि लेखपाल की जो वैकेंसी आनी है लगभग 8,000 यानी 7,900 आसपास आनी है। यानी 7900 के आसपास वैकेंसी आनी है, इससे प्लस ही आनी है। तो लगभग 2.5 लाख लोगों को अगर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो लगभग 29 या 28 मार्क्स के आसपास बनेगी कट ऑफ। तो अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपको यूपी लेखपाल 2025 की तैयारी करनी चाहिए। तो आज का ये जो पहला वीडियो है वो ग्रामीण परिवेश को लेकर के, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। इन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके ऑप्शंस को देखेंगे और साथ साथ में इसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथ साथ में। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवास इकाई डैश के नाम से होनी चाहिए। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है वो किसके नाम से होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी यानी घर की महिला के नाम से होना चाहिए। तो जो ग्रामीण आवास योजना है वो किसके नाम से होना चाहिए, तो घर की महिला के नाम से होना चाहिए। और ग्रामीण आवास योजना का जो लक्ष्य था वो 2022 में कंप्लीट करने का था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें जो साझा होगा यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशियो तय किया गया था वो आपका होना चाहिए 3:2 का। यानी 3:2 का रेशियो होना चाहिए। यानी अगर टोटल 100% है तो 100% अगर कोई राशि होगी तो 100% की 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% जो राशि होगी वो के स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अगर पूछेगा रेशियो कितना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का, तो 60/40 यानी 40 किसका है तो स्टेट गवर्नमेंट का है और 60 किसका है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें अगर पूछेगा ज़्यादा रेशियो किसका है तो इसका अगर रेशियो हम बनाएंगे तो 3:2 बनेगा। तो याद रखिएगा ये सेंट्रल और स्टेट का रेशियो, ये भी याद रखिएगा। अगर इसमें आपसे पूछेगा कि जो कि यूटी है यानी यूनियन टेरेटरी है, तो यूनियन टेरेटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देगी। यानी स्टेट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर पूछे कि यूटी के लिए क्या रहेगा तो 100% पैसा जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इतना याद रखिएगा। इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, लगभग आपको 70,000 रुपये की बात कही गई है। किसमें 70,000 रुपये की इस योजना के अंतर्गत बात की गई है और इसका लक्ष्य था 2022 तक इसको कंप्लीट करना। 2022 तक इसे कंप्लीट करना। ये कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में ये डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये करंट से था, जो कि है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के विकास को बढ़ाने वाले कार्यक्रम का नाम बताइए। यानी अगर हम अपना भारत देखें तो भारत का अगर मैप कुछ ऐसा है, तो यानी नॉर्थ साइड यानी लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल से सटे स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ वाला इलाका हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया। इन इलाकों के जो नॉर्थ साइड है उसमें विकास के लिए इसमें से किस योजना या किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो वाइब्रेंट विलेज योजना आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, वाइब्रेंट विलेज योजना, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब वाइब्रेंट विलेज योजना की जो शुरुआत है वो इसलिए की गई कि जो बॉर्डर एरिया है यानी हमारा जो बाउंड्री है वो किसी अदर स्टेट से लग रहा है या अदर कंट्री के साथ में लग रहा है, तो उन विलेज का विकास करना हमारी
प्रमुख या प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे हमारी जो फोर्सेस हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। खासकर वहाँ का जो रोड है, यानी जो रोड हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिससे फोर्सेस आराम से जा सके। और जो रोड्स हैं उनको कौन बनाएगा, कौन डेवलप करेगा, तो बीआरओ बनाएगा। कौन बनाएगा? बीआरओ, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर मुझे किस बजट में इसे लाया गया था? 2022 के बजट में इसे लाया गया था। योजना का नाम क्या है? तो वाइब्रेंट विलेज योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो पंचायत चुनाव, यानी अगर पहला तो क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि जो पंचायत है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो पंचायती राज को तो 1993 में दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब बात आई है कि उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। ये किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में, यानी 1993 में तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1995 से उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनावों को कंडक्ट कराने लगा गया था। तो कब से? तो 1995 से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया? तो कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना। आप सभी लोग जानते होंगे कि नगर निकाय कितने होते हैं? तो 3 नगर निकाय होते हैं। कितने नगर निकाय होते हैं? 3 होते हैं। आप लोग बताइएगा कि नगर निकाय से संबंधित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1993 में। ठीक है, तो अब ये 3 होते हैं। एक तो होता है नगर निगम, एक होगा आपका नगर परिषद और एक होगा नगर पंचायत। तो कितने होते हैं? नगर निगम होगा, नगर परिषद होगा और नगर पंचायत होगा। इसमें कुल कितने विषय होते हैं? तो आप सभी को पता होगा 28 विषय होते हैं। ठीक है, अब बात आई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 26 जिलों का चयन किया गया है। तो अगर पूछेगा ये योजना कब आई थी? तो 2018 में इस योजना को लाया गया था, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत यही था कि जो छोटे नगर निकाय हैं उनको मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके लिए कितने जिलों का चयन किया गया उत्तर प्रदेश में? तो 26 जिलों को चयन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछे किस बजट में इसे या किस वित्त वर्ष में इन्हें शामिल किया गया, तो 2020 और 2021, यानी 20-21 में इनको शामिल किया गया। लेकिन ये योजना अगर पूछे किस वर्ष लागू की गई थी, तो 2018 में ये योजना आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक नहीं है? यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसका एक घटक नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसका एक घटक नहीं है। जैसे अब अगला है आशा। तो अगर बात करें आशा की, तो आशा जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसकी एक कड़ी है। अब जितनी भी गर्भावस्था की स्थिति में महिलाएं होती हैं उनको एक पोषण युक्त आहार देना, उनके समय समय पर जांच करवाना तरह तरह की, ये सारी जिम्मेदारी लोकल में किसकी होती है? तो आशाओं की होती है। तो आशा एक तरह से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक कड़ी है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं, घटक नहीं है। इसमें पूछा गया घटक नहीं है, तो आशा तो सही है। अगला जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना भी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही आती है। अगर नेक्स्ट है RCH कार्यक्रम। RCH जो कार्यक्रम है, यानी चाइल्ड हेल्थ को लेकर के जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है, ये भी जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है, जिसे 15 अक्टूबर 1997 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 15 अक्टूबर 1997 में चलाया गया था। लेकिन जो अंडर 5 क्लिनिक है, अंडर 5 क्लिनिक जो है वो इससे संबंधित नहीं है। कौन? अंडर 5 क्लिनिक। अब बात करें अगर अंडर 5 क्लिनिक की, तो अंडर 5 क्लिनिक जो है वो
इसके अंतर्गत एक तरह से क्या किया जाता है कि जो बच्चे को है यानी 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हॉस्पिटल की निगरानी में रखा जाता है और उसके पोषण पे खास तरह से ध्यान दिया जाता है, उसे बोलते हैं अंडर 5। क्या बोलते हैं? अंडर 5 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काली मिट्टी के पात्र एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो काली मिट्टी का पात्र होता है वो एक उत्पाद एक कार्यक्रम के तहत वो किस जिले से संबंधित है। तो हर एक ऑप्शन अगर देखें तो आगरा में क्या होता है, तो आगरा में ताज ब्रांड का होता है, आपका आलू होता है, वहाँ पे ताजमहल है, आगरा का किला है, तो ये सारी चीज़ें आगरा में है। नेक्स्ट अमरोहा में ढोलक फेमस है, आप सभी को पता होगा कि ढोलक कहाँ का फेमस है, तो अमरोहा का फेमस है। वैसे अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ का ताला फेमस है। क्या फेमस है? ताला फेमस है। अब बात बची आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ का काली मिट्टी के बर्तन फेमस है। आजमगढ़ क्योंकि आजमगढ़ जो एरिया यानी बिहार की तरफ पड़ता है तो ये नदियों से घिरा हुआ है, उधर से राप्ती नदी आती है, इधर से गंगा नदी जाती है, उधर से गंडक नदी है, तो ये उस तरह का दोआब बन जाता है, नदियों का दोआब है, और घाघरा नदी भी आती है, तो इस वजह से यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है आजमगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजमगढ़ जिला। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आजमगढ़ जिला से सांसद कौन है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से भेजा जाता है। तो किस नाम से भेजा जाता है ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ताज ब्रांड से, नवाब ब्रांड से, अवध ब्रांड से, या इनमें से कोई नहीं। तो आलू को उत्तर प्रदेश से अगर किसी अन्य स्टेट में भेजा जाता है तो ताज ब्रांड के नाम से। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड के नाम से। अगर पूछेगा ये ताज ब्रांड कब दिया गया था, तो 2013 में ये ब्रांड दिया गया था उत्तर प्रदेश को। कब दिया गया? 2013 में दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास हब उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये हमें बताना है कि किस शहर में स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो आम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास हब है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है। और लखनऊ अगर आया है तो लखनऊ में 20 अनुसंधान केंद्र हो गया, औषधि अनुसंधान केंद्र हो गया, ठीक है। और यहीं पे संजय गांधी पीजीआई जो है वो भी कहाँ पे, SGPJ, वो भी लखनऊ में ही है। तो अन्य कई सारी चीज़ें जो है वो लखनऊ के अंदर में है। अगर आपसे पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे, जिसे हम इकाना स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो लखनऊ में है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं, ठीक है। जैसे मुस्कुराइए आप, लखनऊ में, ये सारी चीज़ें कहाँ की फेमस है, तो लखनऊ में। अगर पूछे लखनऊ की कौन सी चित्रकला फेमस है, डिजाइन कौन सी फेमस है, तो चिकनकारी। कौन सी फेमस है? चिकनकारी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुफरी चंद्रमुखी डैश की एक महत्वपूर्ण किस्म है, यानी कुफरी जो है वो किस चीज़ की एक महत्वपूर्ण किस्म है, ये हमें बताना है। तो कुफरी के नाम से अगर आप जानते होंगे तो आलू फेमस है। कुफरी नाम का क्या होता है? कुफरी एक जगह का नाम है, तो उसी के नाम से ये आलू है। तो आलू की किस्म का नाम है कुफरी चंद्रमुखी। तो याद रखिएगा कुफरी एक जगह का नाम है, किसकी किस्म है, तो याद रखिएगा आलू की है, ठीक है। अगर पूछेगा आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोलनम ट्यूबरोसम नाम है, सोलनम ट्यूबरोसम नाम है, ठीक है। इसका अगर कुल पूछेगा तो 16 नेसी है। आलू का जो कुल है वो 16 नेसी है। और इसमें अगर पूछेगा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो 48 होती है। हमारे अंदर कितनी होती है, तो 46 होती है। और आलू की उत्पत्ति अगर पूछे कि आलू का ऑरिजिन कंट्री कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। यानी आलू का जो ओरिजिन कंट्री है वो किसे माना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। और दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से कंट्री हैं? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। कॉफ़ी जिस मिट्टी में होती है उसे बोलते हैं टेरा रोसा की मिट्टी, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के लिए सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा? हवाई अड्डा नहीं बताना है, बंदरगाह बताना है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पशुधन की जनगणना प्रत्येक वर्ष डैश वर्ष की जाती है, यानी जो पशुधन जनगणना है वो कितने वर्ष बाद की जाती है ये हमें बताना है। तो 5 वर्ष पे पशुधन जनगणना की जाती है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष पे। और अगर पूछे वन वाली कितने वर्ष पे की जाती है तो 2 वर्ष में। और हमारी जो जनगणना है हम लोगों की, यानी लोगों की, पीपल्स की, कब की जाती है, 10 वर्ष पे की जाती है। ठीक है, तो पशु की जनगणना 5 वर्षों पर, वनों की जनगणना 2 वर्षों पर और लोगों की जनगणना 10 वर्षों पर की जाती है, याद रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगर पूछेगा आखिरी पशुधन जनगणना कब हुई थी तो 2019 में हुई थी। अब कब होनी है तो अब होनी चाहिए कब, 2024 में। अगर हो गई है तो उसके आंकड़े अभी आ जाएंगे। अब 2019 के अनुसार अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर इंडिया में है तो सबसे ज़्यादा भेड़ है। सबसे ज़्यादा क्या है तो भेड़ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खसरा में किसका उल्लेख किया नहीं किया जाता है, यानी जो खसरा होता है उसमें किसका उल्लेख नहीं होता है। खसरा में खेत का क्षेत्रफल लिखा होता है, सिंचाई का स्रोत लिखा होता है कि ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, कि ट्यूबवेल से होती है या नहर से होती है या नदी से होती है या किस तरह से होती है, वर्षा पे है तो स्रोत लिखा जाता है। और फसलों का विवरण लिखा होता है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत जो है वो खसरा पे नहीं लिखा जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम कितना है, यानी जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे 9 मई 2015 को आई थी। ये कब आई थी, 9 मई 2015, यानी 2015 में ये योजना आई थी। कब आई थी, 2015 में। तो ये योजना जब आई थी तब इसका जो प्रीमियम था, तब इसका प्रीमियम कम था, लेकिन अभी इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ा के कर दिया गया है, 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं जब ये आई थी उस वक्त इसका प्रीमियम कितना था। तो उस वक्त इसका प्रीमियम समथिंग 330 रुपया था। कितना था इसका, अगर पूछेगा जब ये आई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तब इसका प्रीमियम कितना था तो 330 रुपया पर ईयर था। लेकिन अभी इसका प्रीमियम जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है तो 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें होता क्या है कि इसमें अगर किसी दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है तब उसे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो वो थोड़ा एक्सीडेंट से बच गया है, वो ज़्यादा उसके हाथ पैर टूट गए हैं, तब उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है। लेकिन हल्की फुल्की चोट आई है तब उसको 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनरेगा के तहत पंचायत की सामाजिक लेखा दल का मुखिया कौन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पे पूछा गया जो मनरेगा है वो पंचायत की सामाजिक लेखा दल का मुखिया कौन होना चाहिए। वार्ड के बाहर का एक व्यक्ति जहाँ काम किया जाता है, सेकंड पंचायत अध्यक्ष का होना चाहिए, या गांव का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, या पंचायत सचिव होना चाहिए। तो इसमें से इसका जो सही आंसर है वो वार्ड के बाहर का एक व्यक्ति होना चाहिए जहां काम किया जाता है, जिसे समझ में आए कि हाँ वहां पर काम किया जा रहा है। अगर बात करें कि ये जो योजना है मनरेगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब आया तो ये आया था 23 अगस्त 2005 को। अगर पूछेगा ये एक्ट कब आया तो 23 अगस्त 2005 को आया था। कब आया था, 2005 को आया था। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 23 अगस्त 2005 को आया था, ये अधिनियम आया था 2005 में। लेकिन अगर पूछे इसे कब लागू किया गया तो 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया। अगर आपसे पूछे इसे लॉन्च किया गया था तो कहाँ पे इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जब नाम चेंज किया गया तो नाम चेंज किया गया इसका 2008 में।
और इसका ये पहले इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, तो इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो रखा गया वो कब रखा गया, 2008 में कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। डन। चलिए, इस अधिनियम का अगर पूछा जाए सबसे पहले प्रस्ताव कब रखा गया था, तो एलपीजी सुधार जब आया था गया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब आया था पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1991 में, तब पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस अधिनियम का प्रस्ताव रखा था। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्ड के बाहर एक व्यक्ति जहां काम किया गया हो। अगर मुझे योजना 2005 में किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हाल ही में डेथ हो गई है, और इनके समय में 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम भी आया था। और इनके ही कार्यकाल में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम आया, जिसे 2010 में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2009 में आया, लेकिन अगर पूछे कब लागू किया गया, तो 2010 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री कौन था उस वक्त, तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सभी राज्यों में मवेशियों को सरकार द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य कार्ड का क्या नाम है, यानी जो पशु स्वास्थ्य कार्ड है उसका नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से आपको बताना है कि जो पशु स्वास्थ्य कार्ड है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है नकुल स्वास्थ्य कार्ड। क्या नाम है इसका, नकुल स्वास्थ्य कार्ड नाम है। अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार द्वारा इस योजना को कब लागू किया गया, ये योजना कब आई, तो ये योजना आई थी नवंबर 2016 में। कब आई थी, नवंबर 2016 में, याद रखिएगा। अब आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है, यानी कृषि मंत्री कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हिंट के लिए ये बता सकते हैं कि वो इससे पहले, यानी कृषि मंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा है, पानी पंचायत एक आंदोलन को दिया गया नाम है, यानी जो पानी पंचायत है वो एक आंदोलन का नाम है, जिसे पहली बार डैश द्वारा महाराष्ट्र में 1974 में शुरू किया गया था। तो जो पानी पंचायत है वो एक आंदोलन का नाम है, और ये पानी पंचायत नाम पड़ा था वो पानी की कमी के कारण इसका नाम पानी रखा गया था, यानी पानी पंचायत आंदोलन। ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, और इसे शुरू किया गया था बिलास राव सालुंके के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बिलास राव सालुंके के द्वारा इसे शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू किया गया था, तो महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया गया था। और इसे क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ गया था और पीने को पानी नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसे शुरू किया गया। और बिलास राव सालुंके को पानी बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा पानी बाबा किसे कहा जाता है, तो बिलास राव सालुंके को कहा जाता है। इसके अलावा AR अंतुले जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री भी कौन थे, तो AR अंतुले थे। बात करें बाबा आमटे की, तो बाबा आमटे एक सामाजिक समाज सुधारक थे, और इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, और इन्हें आधुनिक भारत का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। किसे, बाबा आमटे को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया, यानी एशिया का पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इंडियन को मिला था, वो कौन है, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो ऑप्शन है वो अन्ना हजारे है। अन्ना हजारे को आप लोग जानते होंगे कि जो लोकपाल विधेयक 2011 था उसको लागू कराने के लिए जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, उसमें उसका जो लीडर चुना गया था वो अन्ना हजारे थे। और जो लोकपाल अधिनियम के लिए जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे राजनीतिक चेहरे बाहर निकल के आए थे, जिसमें से एक है आपके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल जी। उसी आंदोलन से एजुकेशन मिनिस्टर के जो अभी दारू वाले केस में अंदर थे वो थे संजय जी थे, और साथ में कुमार विश्वास का नाम आप सुने होंगे। तो कुमार विश्वास को भी जो प्रसिद्धि मिली वो अन्ना हजारे आंदोलन से मिली। हालांकि वो
शायरी वगैरह करते हैं तो उससे भी फेमस है, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन के बाद वो उनको एक ख्याति प्राप्त हुई इन लोगों को, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, संजय, ठीक है, इन लोगों को, अनिल को, इन लोगों को जो ख्याति प्राप्त हुई वो अन्ना हजारे आंदोलन से मिली। किस लिए था? तो लोकपाल विधेयक को लागू करवाना, जो कि वर्तमान में लागू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन के लिए 3 चरणों में लागू किया गया था। अब 3 स्तर की पंचायत को लागू करवाने के लिए कौन सी समिति थी? तो आप लोगों को पता होगा कि अशोक मेहता समिति आई थी, तो 2 दिया था उन्होंने, लेकिन अशोक मेहता समिति से पहले जो समिति आई थी उन्होंने 3 दिया था। उसमें पंचायत समिति थी, जिला परिषद था और ग्राम पंचायत था। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत ग्राम पंचायत, ये 3 दिया गया था। अब बताइए किस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी? ठीक है, और जो चौथा ये है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, ये नहीं था, यानी लोकल गवर्नेंस में इसे नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन संस्था का कार्य नहीं है? तो पहला है कुशलता और नौकरी दिलाने की सेवाएं निःशुल्क, ये बिल्कुल इसका हिस्सा है। सेकंड, उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करना, ऐसा इस योजना में कहीं भी कहा नहीं गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, प्रशिक्षण के दौरान परिवहन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 6 महीने के लिए पोस्ट प्लेसमेंट का समर्थन भी किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अगर पूछे कब आई थी, तो 2014 में ये योजना आई थी, और इसमें 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्ति समिति का नाम बताइए। यानी इसमें किस समिति का जो है नियुक्ति है वो राजीव गांधी के समय किया गया था, 1986 में। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में किया गया था। अगर पूछेगा कि बताइए अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977 में। और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बताया। अगला LM सिंघवी समिति, और अगला है GVK राव समिति और बलवंत राय मेहता समिति। LM सिंघवी समिति तो 1985 में आई थी। अगर पूछेगा LM सिंघवी समिति कब आई, तो 1985 में आई थी। तो 1986 में ये पूछ रहे हैं, तो GVK राव जो समिति है वो 1986 में आई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा GVK राव समिति। और जो बलवंत राय मेहता समिति है, और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 में आई थी। अभी आगे जो क्वेश्चन आया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था, किस समिति ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, जो C दिया गया। तो अगर बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसके अलावा VT कृष्णमाचारी समिति आई थी 1960 में। तखतमल जैन स्टडी ग्रुप ने भी पंचायत के बारे में डिस्कस किया था, तो 1966 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1978 में आई थी, जब जनता दल की सरकार बनी थी। अगला GVK राव समिति 1985 में, ठीक है। उसका आंसर क्या था, 1 मिनट सही कर लीजिएगा। GVK राव समिति 1985 में आई थी, और LM सिंघवी समिति जो आई थी वो 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति, यानी ऑप्शन C हो जाएगा, B वाला, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति 1977-78 हो गए, LM सिंघवी समिति 1986, GVK राव 1985 और बलवंत राय मेहता 1957। आगे अगर बात करें कि VT कृष्णमाचारी 1960 और तखतमल जैन स्टडी ग्रुप 1966, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1989, S मोहिंदर सिंह समिति जो थी वो 2013 में आई थी।
अगर बात करें इन समितियों की, इन्होंने कार्य क्या किया, तो जीवीके राव समिति जो 1985 थी, उन्होंने जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख संस्थान होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जो एल.एम. सिंघवी समिति है 1986, जिसे राजीव गांधी के समय पे आई, उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है उसमें लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज का एक तरह से पुनरुद्धार किया जाना चाहिए और साथ में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति आप जानते हैं कि 2 स्तरीय थी और बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो त्रिस्तरीय थी। तो ये थी उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में छोटी भूमि जोत का औसत आकार क्या है। तो छोटी भूमि का जो जोत का आकार है, यानी कितना हेक्टेयर खेत होना चाहिए, तो उसे छोटी जोत कहेंगे। तो 1 से 2 हेक्टेयर अगर आपके पास है, 1 से 2 हेक्टेयर, तो आपको बोला जाएगा कि आपकी छोटी जोत है। लेकिन अगर आपके पास 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच अगर आपके पास खेत है, तो आपको बोला जाएगा सीमांत जोत है। कैसी जोत है? सीमांत। और 1 से 2 है तो आपको बोला जाएगा छोटा जोत। अगर आपके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में अगर है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच है, तो अर्ध मध्यम जोत आपको बोला जाएगा। अगर आपके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच खेत है, तो आपको मध्यम जोत का किसान माना जाएगा। और अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर आपके पास खेत है, तो आपको बड़ा जोत का किसान माना जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, गांव के नक्शे को गांव में क्या कहा जाता है। तो गांव के नक्शे को गांव में सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजरा। क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नहीं है क्योंकि सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो हम लोगों ने 20 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं जो कि ग्रामीण विकास के थे। इस लास्ट जो पेपर हमारा हुआ था उसमें ज़्यादातर योजनाओं से प्रश्न आए थे। किससे आए थे? योजनाओं के। वो सारी योजनाएं किसकी थी? तो लगभग सारी योजनाएं यूपी गवर्नमेंट की थी। और उसमें पूछा गया था कि वो योजना का ईयर नहीं पूछा था, उसमें ये पूछा गया था कि उस योजना संबंधित किससे है या वो आधारित किस पे, बेस्ड किस पे है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो आप किसी भी योजना को अगर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस योजना को डेप्थ में पढ़ें, क्योंकि यूपी लेखपाल लास्ट का जो पेपर हुआ है वो डेप्थ में पूछी गई थी सारी योजनाएं। बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पहली क्लास में सॉल्व किए हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डेली ये क्लासेस आएंगी, ठीक है। चलते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।